बच्चों को जो चाहिए वो कह नहीं पाते, पर अच्छी चीज का टच उनकी मुस्कान खिलाता है। इसीलिए अपने 0 से 6 साल के बच्चों की शॉपिंग के लिए आइए सिर्फ फर्स्ट क्राई। सागर का पहला मेगा स्टोर फर्स्ट क्राई, जिसका शुभारंभ हो चुका है मकरोनिया सागर में। यहाँ पाइए 20,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स की वैरायटीज। नियर HDFC बैंक, जबलपुर रोड, मकरोनिया सागर। हमारे जिलाध्यक्ष श्री गौरव शेरोटिया जी, यहाँ से विधायक शासन में मंत्री श्री गोविंद सिंह जी, मंच पर बैठे हुए सभी भाजपा के सम्मानीय पदाधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं, उपस्थित माताओं, बहनों एवं भाइयों, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज रानी अवंतीबाई जी के बलिदान दिवस के सप्ताह का दूसरा दिन है, इसलिए मैं कल लखनऊ में थी। कल्याण सिंह जी और हम एक साथ वहाँ इकट्ठे हुए और रानी अवंतीबाई जी का बलिदान दिवस समारोह वहाँ पर मनाया। किसी किसी की मृत्यु दुखद होती है और किसी की मृत्यु समारोह में बदल जाती है। जब कोई देश के लिए कुर्बान होता है तो फिर हम उसको मृत्यु नहीं कहते, उसको शहादत कहते हैं और वो समारोह में बदल जाती है। लेकिन मेरे मन में ये अंदाज नहीं था कि आज वो दिन हो सकता है। ये तो संयोग की बात थी कि मेरी इच्छा थी कि जब मैं चुनाव प्रचार में आई तो मुझे पता था गोविंद चुनाव जीतेंगे क्योंकि बहुत व्यवहार कुशल है, लेकिन मेरे मन में थोड़ी सी दुखी रहती थी कि कोई कमी ना रह जाए भगवान। तो इसलिए जब मैं आई तो मैंने ये कह दिया अपने मुंह से कि आप इनको चुनाव जिताओ तो मैं आपको धन्यवाद देने आऊँगी। बस अब कह दिया तो वचन पूरा करना था। तो इसलिए मैंने गोविंद जी को फ़ोन किया कि गोविंद भैया प्रोग्राम करो, और ये तारीख तय हो गई। आपने देखा होगा मेरी बैठे बैठे आँख झपक गई थी, क्योंकि मैं बहुत दूर से आई हूँ। एक कर्नाटक की महिला संत हैं, वो बहुत पढ़ी लिखी महिला है, अमेरिका से PhD, लेकिन वो साधु हो गई और वो केदारनाथ के पट बंद होने के बाद रही हैं वहाँ बर्फ में। उनने शिव जी के दर्शन के लिए वहाँ तपस्या करी और शिवरात्रि के बाद उनको नीचे उतरना था। तो मुझे पता लगा कि मैं उनको माँ कहती हूँ कि माँ 15 तारीख को नीचे उतरेंगी। तो मैं एकदम भागी गौरी कुंड, जो केदारनाथ से नीचे है, जहाँ से केदारनाथ चढ़ते हैं, चढ़ाई चढ़ते हैं। तो माँ को मैंने वहाँ रिसीव किया और उनको उत्तर काशी अपनी गुफा में लौटना था। वहाँ उनको लौटाया। अमेरिका से PhD की हुई महिला है, लेकिन गुफा में रहती है। और फिर मैं ऋषिकेश आई। फिर ऋषिकेश में 1-2 कार्यक्रमों में भाग लिया। फिर लखनऊ आई। फिर लखनऊ से ट्रेन से भोपाल आई तो मेरी हिम्मत टूट गई, मैं आपको बताऊं। तो मैंने शिवराज जी से कहा कि अब मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। तो उन्होंने तुरंत सूचना दे दी कि दीदी को हेलीकॉप्टर से ले जाओ। नहीं तो प्रोग्राम था रोड से आने का, लेकिन मेरी हालत खराब हो चुकी थी। 3-4 दिन से मैं सिर्फ यात्रा कर रही थी और इसलिए यहाँ तक मैं आ गई आपके बीच में आपको धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद क्या दूँ, मैं तो आपकी ही बदौलत हूँ जो हूँ। आपने ही मुझे बनाया है, आप लोगों ने। गोविंद जी से उनके भाई साहब बता रहे थे, उनका भी मेरे प्रति स्नेह था, ये आज पता लगा परिवार का। लेकिन गोविंद जी मुझे जब भी मेरे मध्य प्रदेश भवन में, वो मेरे को बहुत सम्मान दिखाते थे। उनकी तरफ से सम्मान के भाव में कमी नहीं रहती थी। उन विचारों ने मुझे कहा भी कि दीदी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आप नहीं आना, जब वो कांग्रेस से लड़ रहे थे। तो मैंने उनको कहा भैया मैं आपसे बहुत स्नेह रखती हूँ, लेकिन मेरे तो स्वभाव में ही नहीं है धोखा देना, इसलिए मैं तो बीजेपी के प्रचार में जरूर आऊँगी। और मैं यहाँ आई और इसलिए जब वो चुनाव लड़े तो मेरे मन में वो बात थी कि गोविंद जी अब बीजेपी में आ गए हैं, उनके लिए वोट मांगने जाना चाहिए। और मैं उनका स्वभाव जानती हूँ। अंग्रेजी में एक लाइन बोली जाती है, नॉट टर्निंग एनी स्टोन अनटर्न, मतलब वो कोई भी चीज छोड़ते नहीं है, जीतने की कसर नहीं छोड़ते हो, मतलब वो हर कोशिश करेंगे जीतने की। तो मुझे पता था उनको जीत ही जाना है, लेकिन फिर भी मन की शंका थी कि जाना जरूरी है, इसलिए आपके बीच में आई थी। और आपका बहुत बड़ा एहसान मानती हूँ, आपकी वजह से मेरी इज्जत है।
और इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी है। मैं आपको बताऊं, हीरा सिंह जी बता रहे थे मेरे बारे में, आप यकीन करो मैं अपने बारे में आपको सच्ची बात बताती हूँ, मैं तो बिल्कुल बेकार सा ही इंसान हूँ, बुद्धू सा। मेरे ऊपर भगवान की कृपा बहुत है, ईश्वर की बहुत ज्यादा। और वो कृपा क्यों है वो रहस्य भी मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे को कोई भी कठिनाई आएगी मैं उससे पार हो जाऊंगी, और पार हो जाऊंगी तब समझ में आएगा कि अरे मैं तो कठिनाई में थी। मतलब जब तक कठिनाई रहेगी तब तक समझ में ही नहीं आएगा कि मुझे कोई कठिनाई है। ऐसे लगता है जैसे भगवान हाथ पर उठा लेते हैं। और इसलिए मैं ये जानती हूँ कि ईश्वर की कृपा ही कारण है। राजनीति में आने के पीछे भी कोई मकसद नहीं था। हीरा सिंह जी बता ही रहे थे, मेरे मकान का लेआउट प्लान उन्होंने बनाया। मेरा मकान तब बना है जब मैं राजनीति में थी ही नहीं, और वो टीकमगढ़ जिले का सबसे सुंदर मकान माना जाता था। हाँ, एसपी के बंगला क्या सामने और कलेक्टर के बंगला मेरे पीछे था, और उस मकान को देखने के लिए लोग गिर पड़ते थे स्कूटर से, मुड़ के देखते थे इसलिए। और ये तब की बात थी जब मैं राजनीति में ही नहीं थी, और 20 साल की मेरी उम्र थी, और इतना सुंदर बंगला था। मेरे पास 2-3 गाड़ियां थी, मुझे कोई कमी नहीं थी जिंदगी की, में कोई अभाव नहीं था। लेकिन फिर भी राजनीति में आने का विचार बना, और वो विचार मात्र इसलिए बना क्योंकि मैंने अपने गांव में बहुत गरीबी और शोषण और अन्याय होते हुए देखा। तो मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत गलत बात है, और बस भिड़ गई मैं। और धीरे धीरे वो बात इतनी बढ़ गई कि राजमाता सिंधिया जी ने कहा कि अब आपको बाकायदे राजनीति में आकर के सांसद बन करके चुनाव लड़के गरीबों के लिए और जोर से संघर्ष करना चाहिए। तो हुआ ये कि सरकार बन गई, हमारी सरकार भी बन गई, तो मैं पटवा जी से ही भिड़ गई, क्योंकि मैं तो ये मानती थी कि मुझे तो जनता का साथ देना है और किसी का साथ नहीं देना है। तो पटवा जी ने मुझे समझाया कि आप मेरा ही विरोध करती हैं। मैंने कहा हाँ, कार्यकर्ताओं पर इतने केस लगे हैं, वापस करिए, लोगों की जमीनें कब्जे में है वो छुड़वाइए, यही तो आपका काम है, इसी के लिए हमारी सरकार बनी है। फिर बाद में उनकी समझ में आया कि ये इसी प्रकार की प्रकृति की है, तो फिर मेरा उनके संबंध सामंजस्य हो गया। उसमें श्रीमती पटवा जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा, पटवा जी की पत्नी का हम दोनों के संबंध ठीक करवा देने में, तो मुझे बेटी जैसा मानती थी। फिर राम जन्मभूमि आंदोलन आया, तो मुझे लगा कि मुसलमानों का मक्का मदीना है, ईसाइयों का वेटिकन सिटी है, और हिंदुओं के अयोध्या मथुरा और काशी है, तो यहाँ मत्था टेकने का अधिकार मुझसे क्यों छीना जा रहा है? ये तो बहुत बड़ा अन्याय है मेरे साथ और सारे हिंदू समाज के साथ। और इसलिए मैं उसमें भी भागीदारी की, और भगवान की दया देखी, उसमें मेरा बहुत नाम हो गया। और मेरा नाम तब हुआ है जब ये होर्डिंग पोस्टर नहीं लगते थे, जब सोशल मीडिया नहीं होता था, जब टीवी वगैरह पे प्रचार नहीं होता था, अखबार में भी इतनी सी खबर छपती थी, लेकिन भगवान की कृपा थी तो उनकी वजह से खूब प्रतिष्ठा हुई, खूब नाम हुआ। फिर तिरंगा आंदोलन हुआ, तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि हुगली में, कर्नाटक में एक कोने में मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद क्या बोलते हैं नमाज पढ़ते थे, तो इसलिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी वहां तिरंगा नहीं फहराने देते थे सरकार के लोग। तो मैंने कहा भैया ये लाहौर और कराची थोड़ी है कि हम तिरंगा नहीं फहरा पाएंगे, क्यों नहीं फहराएंगे तिरंगा? और इस पर बड़ा भारी आंदोलन युवा मोर्चे का हुआ, और अंत में हमने लाठी गोली की परवाह नहीं की, वहां तिरंगा फहरा दिया। और फिर बाद में क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सरकार ने कहा, क्योंकि हमने कहा हम 26 जनवरी को भी आएंगे तिरंगा फहराने, 15 अगस्त को हमने कहा, तो सरकार ने कहा कि नहीं 26 जनवरी को हम फहराएंगे, तो मुसलमानों ने कहा कि नहीं हम ही फहरा देंगे, सरकार की जरूरत नहीं है। और ऐसे करके इतना प्यारा समारोह हुआ उस आंदोलन का। इसके बाद मध्य प्रदेश में बिल्कुल चिमटा गाड़ के बैठे हुए थे दिग्विजय सिंह जी, और कह रहे थे कि लालू यादव मेरे गुरु हैं, और लालू ने अगर 4 बार सरकार बनाई है तो मैं कम से कम 3 बार तो बनाऊंगा। तो मैंने कहा मैं गुरु को भी हराऊंगी और चेला को भी हराऊंगी, और अंत में यहाँ पर हमारी सरकार बनी। फिर मुझे बिहार का प्रभारी बनाया गया, तो मैं वहां भी नीतीश कुमार जी का राज तिलक करके आ गई, और ऐसा करके मेरी बात पूरी हुई। अब आप कहोगे कि मैं बड़ी महिमावती हूँ,
बिल्कुल ही नहीं हुआ। आप कभी मेरे साथ रहना 1-2 घंटे तो आपकी समझ में आएगा कि ये तो बिल्कुल महाबुद्धू किस्म की इंसान है। लेकिन मैंने कहा ना, मैं भगवान की कृपा बहुत रहती है मेरे ऊपर, उसके कारण ऐसा होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब सरकार बना ली, तिरंगा के लिए छोड़ दी, फिर बीजेपी से निकाल दिए गए, फिर वापस ले लिए गए, फिर गंगा का मंत्रालय मिला। जब काम हो गया 2016 में गंगा की योजना का कैबिनेट अप्रूवल हो गया और टेंडरिंग की प्रोसेस शुरू हो गई। केन बेतवा क्योंकि रिवर इंटरलिंकिंग की मेरे पास थी, उसकी भी प्रोसेस शुरू हो गई। पीएम-केएसवाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की भी प्रोसेस शुरू हो गई। मेरा मंत्रालय का 1.5 लाख करोड़ का बजट था, लेकिन मैं एक चवन्नी बचाती थी, कोई पब्लिसिटी की कोशिश नहीं करती थी। और फिर मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि गंगा को अगर ठीक करना है तो अकेले सरकार से काम नहीं चलेगा। अब मेरी इच्छा है कि मैं मंत्री पद छोड़ के गंगोत्री से गंगासागर तक पैदल चलूं। प्रधानमंत्री जी गुस्सा हो गए, नहीं सुनना मेरे को तुम्हारी ये बात, उन्होंने कहा। फिर मैंने अमित शाह जी से कहा, तो अमित जी ने कहा कि दीदी आप इस कार्यकाल को पूरा करो। तो मैंने वो कार्यकाल पूरा किया, लेकिन मैंने पहले ही घोषणा कर दी कि हम 19 का चुनाव नहीं लड़ेंगे, 24 का लड़ेंगे और हम अभी गंगा के किनारे चलेंगे। तो मैं चली गंगोत्री से, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ऋषिकेश में एक छोटी सी जगह पर मैं गिर पड़ी। पाँव में 2 फ्रैक्चर हो गए, बाएं पाँव के पंजे में प्लास्टर चढ़ गया। प्लास्टर कटा तो फिजियोथेरेपी शुरू हुई, भोपाल में आ गई तब तक। और फिजियोथेरेपी खत्म होने ही वाली थी कि लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया। कोरोना आ गया, चुनाव आ गया। कोरोना काल में ही अचानक ऐसा माहौल बना मध्य प्रदेश में कि लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए, गोविंद जी आ गए, ज्योतिरादित्य जी आ गए, तैयारी शुरू हो गई सबके आने की। और ऐसी स्थिति में उपचुनाव हो गए। तो शिवराज जी ने मुझे कहा कि उपचुनाव में आप हमें समय दीजिए। कहाँ कहेंगे मैं वहां जाऊंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की हालत खराब है। मध्य प्रदेश में कौन सरकार चला रहा है क्लियर नहीं हो रहा है, कमलनाथ जी निकलते नहीं है। आज मैं कह रही थी एबीपी के कॉन्क्लेव में कि वो एक फिल्म थी मिस्टर इंडिया, उसमें एक हीरो था जो दिखता नहीं था, तो मैंने कहा वो मिस्टर इंडिया हो गए थे। और जो सामने आते थे उनसे मध्य प्रदेश की जनता आज तक चिढ़ती है, दिग्विजय सिंह से। तो इसलिए हालत ये हो गई। और ज्योतिरादित्य का इतना अपमान होने लगा वहां पर, और हालात ऐसे बन गए कि उनके साथियों का भी अपमान होने लगा। तो कांग्रेस की अंत में जो स्थिति बनी कि यहाँ पर सब लोग बड़ी रिस्क लेके भारतीय जनता पार्टी में आए। मैंने पहले भी ये बात कही थी, आज भी मैंने एबीपी चैनल में ये बात कही कॉन्क्लेव में, कि जो लोग आए उसमें बहुत सारे लोग तो कैबिनेट मिनिस्टर थे। कैबिनेट मिनिस्टर को छोड़ करके फिर से चुनाव लड़ने का खतरा लेना ये साधारण बात नहीं होती है। ये कहाँ लिखा है कि तुम जीत पाओगे कि नहीं जीत पाओगे, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत आदमी तभी करता है जब उसका बहुत बड़ा अपमान हुआ हो और जहां वो जा रहा है उस पर उसका विश्वास हो, उसकी विचारधारा पर उसकी आस्था हो। और इसलिए गोविंद जी और उनके बहुत सारे सहयोगी भाजपा में वापस आए। अब बंगाल में चुनाव चल रहा है, हम बंगाल में भी चुनाव जीतेंगे। ममता बनर्जी ने कहा खेला हो गए, उन्होंने कही जय श्री राम, हमारे लोगों ने कहा, तो उन्होंने कहा जय दुर्गा मैया। तो फिर अंत में मोदी जी ने कहा कि नहीं खेला नहीं हो गए, विकास हो गए। विकास बंगाल का मुख्य मुद्दा होगा, राष्ट्र की सुरक्षा बंगाल का मुख्य मुद्दा होगी। बंगाल में इतने घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी, वो सब ममता बनर्जी से संरक्षण लिए हुए हैं। देश बहुत बड़े संकट में है क्योंकि बंगाल बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। इसलिए सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनको भी वहां पर बुलाया गया है वहां पहुंच जाइए। मैं भी वहां जाने वाली हूं और बंगाल को मुक्त कराइए घुसपैठियों के शिकंजे से, क्योंकि वो बहुत बड़ा वोट बैंक बन गए हैं और सभी लोग उनके पक्ष में बोलने लगे हैं और देश को संकट में डाल दिया है। और इसलिए इन सारी परिस्थितियों में आज भारतीय जनता पार्टी का आधार इतना बड़ा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही देश के भविष्य की पार्टी बन गई है। और अजीब बात तो ये है कि हम लोगों को राम का नाम लेने वाली भजन मंडली कहा जाता था, लेकिन हमने सरकार चला के दिखा दी। शिवराज जी की सरकार के परसों 1 साल पूरा हो जाएगा नई वाली सरकार का। कितनी कठिनाई में ये सरकार चली है। शिवराज थे और ये 5 मंत्री थे, लॉकडाउन था, कोरोना था, उपचुनाव थे और उसी में विकास के काम थे, लोगों को किए गए वायदे थे और बीच में भयानक गर्मी थी और कोरोना का काल था।
ये जीवन और ये हिम्मत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में ही हो सकती है। मैं आपको बताऊं, जो करके दिखाई। और यहां भी, इस चुनाव में भी आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के चरित्र की विशेषता उपचुनाव में देख ली होगी। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, खुद से बड़ी पार्टी होती है और पार्टी से बड़ा देश होता है। और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने यह दिखा दिया, जिन गोविंद सिंह जी को हराने के लिए उन्होंने अपने दम लगाई थी, उन्हीं गोविंद सिंह को जिताने के लिए उन्होंने अपने दम लगा दी। क्यों? क्योंकि खुद से बड़ी पार्टी होती है तो अपना नहीं सोचा, ये सोचा कि ये पार्टी का झंडा लिए हुए हैं और इनके पास पार्टी का टिकट है और ये पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो अब हमें पार्टी को जिताना है, गोविंद सिंह जी को जिताना है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के चरित्र की विशेषता है। और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी देश को मजबूत करेगी, बलवान करेगी, देश बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन आज जो मैं आपके बीच में आई हूं, मैं आपसे ये कहने के लिए आई हूं कि आप मेरे को गंगा पार करवा दो, क्योंकि मेरा मन किसी चीज में लगता नहीं है गंगा जी के अलावा। मेरी हालत बहुत खराब है। मैं कल लखनऊ में थी तो वहां भी मैंने सबसे कहा, यही कल्याण सिंह जी भी थे, कि वो जो गंगा जी ऋषिकेश में बैठी हुई है ना, एक मूर्ति है और 3 कलश हैं जो मुझे गंगा सागर में विसर्जित करने हैं जल। वो वहीं रह गए फ्रैक्चर होने के बाद। फिर प्लास्टर कटा, फिजियोथेरेपी हुई, फिर लॉकडाउन हो गया। अब जब तक मैं गंगा सागर गंगा जी को नहीं पहुंचा दूंगी तो यही दुखदायक है नित छाती और भूख न बासर नींद न राती, ऐसा मेरा हाल हो गया है। मैं एकदम बेचैन रहती हूँ, भयानक, कि इन गंगा जी को मैं पहले गंगा सागर पहुंचा दूं, फिर बाद में राजनीति देखेंगे, बाद में चुनाव देखेंगे, बाद में आगे की बातें देखेंगे। सो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आज मुझे जी भर के जरा आशीर्वाद तो दे दो कि मेरा पांव खराब हो चुका है, बायां पांव बुरी तरह से खराब हो गया है। डॉक्टर कहते हैं कि इतना जबरदस्त दोनों फ्रैक्चर हुए हैं पांव में, पंजे में नीचे, कि एक दिन में 3-4 किलोमीटर से ज्यादा चल नहीं सकती। और अगर ज्यादा चलूंगी तो पांव इतना सूज जाएगा कि फिर कई दिनों तक चलना बंद करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में 2100 किलोमीटर तक मुझे गंगा सागर तक गंगा ले जानी है। अब ये बात मेरे मन में ऐसी जिद होकर के बैठ गई है, और उसका कारण यह है कि गंगा हिमालय से निकलती है, ब्रह्मा के कमंडल से, महादेव की जटाओं से, और गंगा सागर में विष्णु के चरणों में जाती है, तब वो पूर्णता प्राप्त करती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब गंगा हिमालय से गंगा सागर तक पहुंच जाएगी तो भारतवर्ष को पूर्ण विकास की प्राप्ति होगी। ये पूर्ण विकास होगा भारतवर्ष का, क्योंकि गंगा ही भारतवर्ष का प्राण है। देवराय बाबा कहा करते थे कि गौ भारत का मन है, गंगा भारत का प्राण है और गायत्री भारत की वाणी है। जो गायत्री मंत्र है वो भारत माता की वाणी है, और जो गौ माता है वो भारत माता का मन है, और जो गंगा है वो भारत माता के प्राण है। इसलिए अगर भारत के प्राण को बचाए रखना है तो गंगा की धारा को अखंड और अविरल बनाए रखना होगा। और वो जगह जगह पर खंडित हो गई है और प्रदूषित हो गई है। सरकारी योजना मैंने बिल्कुल ठीक से बना दी है और उस योजना का शिलान्यास करके ही मैंने छोड़ा है, और उसकी इतनी प्रशंसा हुई है कि लोग कहते हैं कि दुनिया में किसी भी नदी के लिए बनाई हुई ये सबसे अच्छी योजना मानी गई है। लेकिन उसको समय लगना है पूरी तरह से क्रियान्वित होने में। जब मैं पार्टी से निकाल दी गई थी और भोपाल से अयोध्या पहुंची थी तो मैंने सबको कहा था कि 14 जनवरी को पहुंचूंगी, तब तक सब लोग एक दिया जलाना मेरे नाम का, हे भगवान इसको अयोध्या पहुंचा दो। मेरी आपसे फिर प्रार्थना है, आपकी बिटिया हूं मैं, आपके घर आंगन में पल के बड़ी हुई हूं, कि आप फिर से वैसे दिया जलाओ कि जैसे बने इसको गंगा सागर तक पहुंचा दो, ताकि ये आगे की राजनीति ठीक से कर सके। नहीं तो मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता। मैं पूरे टाइम एकदम सोचती सी रहती हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। फिर मुझे गुस्सा भी आया गंगा पे। जिस दिन मैं गिर पड़ी उस दिन तो इतनी गालियां दे रही थी गंगा मैया कोई, तो तुम्हारे पीछे सब छोड़ के चले, सर्वस्व छोड़ दिया और पटक दिया मेरे को यहाँ पे। फिर वहां बहुत साधु संत आए ऋषिकेश के जंगलों में से मुझे समझाने के लिए कि गंगा बहुत परीक्षा लेती है। उन्होंने भागीरथ की बहुत परीक्षा ली थी, क्योंकि आप एक वज्री संकल्प लेके चली हैं। आपके मन में ये नहीं है, मेरे मन में ये नहीं है कि मैं वो लुटिया का गंगा जल भर पहुंचाऊं। मेरे मन में है कि गंगा अविरल हो, अखंड हो, निर्मल हो और भारतवर्ष को प्राण देने वाली धारा वो बनी रहे, ये मेरे मन में है। और इसलिए जो कठिन संकल्प है इसके पीछे मैं बिल्कुल मर जाने के लिए तैयार बैठी हुई हूँ। इसलिए भी मेरे मन में था
कि आज आपसे मैं आशीर्वाद मांगूंगी। अब जरा उठाइए दोनों हाथ, बोलिए गंगा मैया की। और मैं गोविंद भैया से कहूंगी कि जब मैं प्रारंभ करूं यात्रा का, तो उस समय पे यहाँ के जो भी लोग आना चाहें वो आपसे संपर्क कर लेंगे। तो कुछ कुछ दिनों के लिए मेरे साथ चलने के लिए आप लोग आ जाना, कुछ कुछ दिनों के लिए अपन लोग चलेंगे। और जैसे बनेगा उससे मुझे गंगा सागर तक पहुंचा दो, नहीं तो मैं तब तक राजनीति नहीं करने वाली। थोड़ा बहुत समय होगा तो मैं चुनाव प्रचार में दे देती हूँ, जैसे कि यहाँ आ गई थी, गोविंद भैया के लिए भी आ गई थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अवंतीबाई बलिदान दिवस पर अवंतीबाई जी के चरणों में वचन देती हूँ कि आपने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आपका शरीर नहीं रहा, हम आपका शरीर बनेंगे और आपकी आत्मा को हम अपने अंदर जीवंत बनाए रखेंगे। और यहाँ पर शिवराज की सरकार और देश में मोदी जी की सरकार आपके सपनों को पूरा करेगी। और इन्हीं के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। गोविंद भैया को विजय दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे सिर पर आपका हाथ है, बस यही, इसी से तो मेरी इज्जत बढ़ती है, इसी से मेरी कीमत बढ़ती है कि आप लोग मेरी बात मान जाते हो और मैं जहाँ कहती हूँ वहाँ आप वोट दे देते हो। ये जो आपने मेरी कीमत और इज्जत बढ़ा के रखी हुई है, इसके बदले में मैं आपको एक ही चीज दूंगी कि मैं हर काम ऐसा करूंगी जिससे कि आपकी मूंछ ऊंची हो जाए, नीची ना हो पाए। और ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे कि आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। यहाँ एक बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है शिव जी का, जो कि हीरा भैया ने बताया। यहाँ बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है महादेव का। गोविंद सिंह जी उसको संपूर्ण करने में, अच्छा सुंदर बनाने के प्रयास में लगे हैं। कभी भविष्य में आएंगे गंगा सागर हुआने के बाद तो गंगा जी का जल ला करके हम भी उन महादेव को आकर के कभी चढ़ाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर से, और फिर 2 घंटा पहले आ गई, इसके लिए भी माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैं इतनी थकी हुई थी। मैं आपको बताऊं, अभी भी मुझे बोलते समय बीच बीच में नींद आ रही थी। मैं इतनी थकी हुई थी कि मुझे लगा अगर मैं एबीपी कंप्लीट के बाद घर चल के सो